जो टॉपिक शुरू किया था वो रेशो का शुरू किया था बेटा, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल रेशो और रेशो से मुतल्लिक मैंने जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आपसे डिस्कस कर लिए थे। आज हम रेशो ही की अगली बात प्रोपोर्शन को स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, ठीक है बेटा, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आवाज आ रही है सबको? ठीक है जी। तो रेशो हमने कहा था कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज कॉल्ड रेशो, और प्रोपोर्शन कहते हैं बेटा कंपैरिजन बिटवीन टू सेम रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, मैं 4th से लेकर 10th तक साइड लेके चलूंगा। अच्छा, और उस पर जो सब ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो भी शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या कहते हैं बेटा? कंपैरिजन बिटवीन टू सेम रेशोस। ठीक है, जैसे हम कहते हैं जी एक चीज है वो 5 रुपए की मिलती है, तो ज्यादा 10 रुपए की वो 2 चीजें मिलेंगी, रुपीस और ये आगे, ये आगे वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये आगे रुपीस, ये और रुपीस आ गए, वो ऑब्जेक्ट आ गई, बात है कि ये। ठीक है, तो ये आपके पास वो ऑब्जेक्ट आ गई, कोई ना कोई चीज आ गई। ठीक है, इसी तरह अगर आप वही चीज 20 की लेंगे तो वो ही चीज आपको 4 मिल जाएंगी। ठीक है, अब आप देखें तो ये 2 सेम रेशोज हैं। अगर आप इनको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे, तो बेटा लोएस्ट फॉर्म में करने की वजह सेम आ जाती है। लिहाजा जिनको भी आप लोएस्ट फॉर्म में करें और वो इक्वल आ जाए तो वो सेम रेशो कहलाती हैं। अब सेम रेशो के लिए हम चेक भी करते हैं, 10:2 इज इक्वल टू 10:4। ठीक है बेटा, इसमें अब जो साथ साथ ये आपके पास प्रोपोर्शन की डिफिनेशन भी है, और यहां ही से प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज भी शुरू हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा जी 10:2 इज इक्वल टू 20:4। अब ये दो क्या आया इक्वल हैं या नहीं है, एक तो चेक करने का तरीका ये कि आप दोनों को लोएस्ट फॉर्म में करें। ये भी आ जाएगा आपके पास, ज्यादा 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको 20/4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो लिहाजा ये सेम रेशोज हैं, लेकिन चेक करने का दूसरा तरीका, ठीक है, ये वाला, इससे बोलते हैं भाई, आपको याद रखिएगा मीन प्लेस कहते हैं। ठीक है बेटा, और ये जो है आपके पास इसे बोलते हैं एक्सट्रीम प्लेस ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, एक्सट्रीम यानी इंतहा पे ना, एंड पे, एक्सट्रीम तब कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी भी है, और ये इसका पहला वो भी है, वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल हो तो वो प्रोपोर्शन है, और अगर ना हो तो वो प्रोपोर्शन नहीं है बेटा। प्रोडक्ट ऑफ मीन मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अगर वो इक्वल नहीं है तो वो आपके पास नहीं होगी। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं बेटा। देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है 2 into 20, एक्सट्रीम क्या है 10 into 4। ठीक है, तो ये क्या आ गया बेटा 40, ये भी क्या आ गया बेटा 40, 22 is 40, 10 4 is 40। लिहाजा इट इज प्रोपोर्शन, और अगर ये को ना थी तो बेटा ये प्रोपोर्शन ना होती। ठीक है, इसी प्रोपोर्शन से मिलती जुलती इसी की एक टाइप है जिसे बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, वो भी बताता हूं बेटा। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ये है कि जिसमें आपके पास यू रेशो लिखी होती है 3:4, लेट्स सपोज मैं ऐसे लिखूंगा जिसमें ज्यादा सेम आ जाए। ठीक है, 3:4, बल्कि ऐसे कर लेते हैं, चलें इसको हम साथ वो बता देंगे आपको, 3:4:5। अब पहले बताऊं कंटिन्यूड क्या है। कंटिन्यूड वो होती है जिसमें आपके पास दरमियान वाली जो वैल्यू होती है वो 2 दफा होती है। इसको ओपन करके लिखेंगे, मीन वैल्यू की सेम, मीन प्लेस की सेम वैल्यूज होती हैं। 3:4 इज इक्वल टू 4:5। रूल इसके वही है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर आता है तो वो आपके पास बेटा प्रोपोर्शन है, अगर नहीं आता तो नहीं है। तो जहां जहां कहीं लिख लें 5 3 15, 4 4 16, तो ये तो प्रोपोर्शन ही नहीं है, तो कंटिन्यूड कैसे होगी? लिहाजा इट इज नॉट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एंड आल्सो इट इज नॉट अ प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, अब ये इक्वल किस केस में आती है? हम जैसे मिसाल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 12:6:3। इसको अब चेक करते हैं, इज इट प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड और नॉट। देखो जिसमें यू लिखोगा ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की पहचान ये है कि बेटा उसमें मीन वैल्यू सेम होती है, बेटा। ठीक है, अब आप इसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन करें 6 into 6 और यहां करें 12 into 3, तो 6 6 36, 12 3 36, तो इट इज अ प्रोपोर्शन। अब ये सवाल बोर्ड में कैसे आता है प्रोपोर्शन के हवाले से, वो यूं आते हैं। उससे पहले आपको और बता दूं, प्रोपोर्शन 2 तरह की होती हैं। एक होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन जिसे आप रिलेशन भी कहते हैं। जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं पता है, आप दिमाग होते हैं
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। केमिस्ट्री में भी आप यूज करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो लिहाजा आप इससे इतना वाकिफ होंगे। इसी को मैथ्स की लैंग्वेज में वेरिएशन भी कहते हैं, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है, कि जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए, जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए तो उसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या उसे कहते हैं डायरेक्टली रिलेशन, ठीक है, या उसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है बेटा। जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि आप एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, अगर वो 10 रुपए की 2 मिल रही है वो चीजें, ठीक है, तो वो 20 रुपए की 4 मिलेंगी, वो 30 रुपए की 6 मिलेंगी, वो 40 रुपए की 8 मिलेंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है बेटा। तो इस तरह आपके पास अब आप देख रहे हैं जो जो आप पैसे बढ़ा रहे हैं, रुपीस बढ़ा रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट लेट्स सपोज रेजर है, पेंसिल है, वटएवर, वो बढ़ रही है, ठीक है। यहां आपको एक और बात बता दूं, वेरिएशन का कंसेप्ट भी दे दूं, ये बहुत सी प्रोपोर्शंस मिलती तो क्या होता है, जब दो रेशियोज मिलती तो प्रोपोर्शन बनती हैं, तो जब दो से ज्यादा प्रोपोर्शन मिलती तो क्या बनता है, तो बेटा वो रिलेशन बन जाती है। जैसे हम कहते हैं आर इज डायरेक्टली टू दिस ऑब्जेक्ट, जितने रुपीज बढ़ाएंगे वो ऑब्जेक्ट बढ़ती जाएगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है, ठीक है बेटा। इनवर्सली के भी सिंबल होते हैं, मैं आपको बताता हूं। अब ये आपको पता होना चाहिए, जब रिलेशन इक्वेशन में चेंज होती है तो कांस्टेंट लगता होता है, क्या लगता है बेटा, कांस्टेंट लगता है। अगर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि जब भी रिलेशन इक्वेशन में चेंज होती है तो कांस्टेंट लगता है बेटा। क्यों लगता है, क्योंकि होता है। कैसे होता है, देखिए 10/2 का आप करें तो 5 आएगा, 20/4 करें तो 5 आएगा, 30/6 करें तो 5 आएगा, 40/8 करें तो बेटा 5 आएगा। चेक कर लें सब। तो मैं कहने का मतलब कि रिलेशन तब ही एग्जिस्ट करेगी जब वो ऑब्जेक्ट, वो चीज, वो रेजर, लेट्स सपोज रेजर है, तो वो 5 रुपए वाली होगी। अगर आप इसमें एक भी 10 वाली रेजर ले लेंगे तो रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है बेटा। तो रिलेशन कोई भी है उसकी एग्जिस्टेंस के लिए कांस्टेंट होना जरूरी है। अब फिजिक्स की लैंग्वेज में हम कहते होते हैं कि वो कांस्टेंट या तो प्योर नंबर होता है या वो एक अनदर क्वांटिटी होती है। जैसे F इज इक्वल टू MA में F और A को अगर रिलेशन क्वांटिटीज देते हैं तो आपके पास M कांस्टेंट होना चाहिए। या आपके जी आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन आ जाए तो उसमें आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाए, तो आपको पता होता है कि वहां N जो है वो प्योर नंबर होता है और म्यू भी एक प्योर नंबर होता है। या अगर आप आ जाए जी न्यूटन SHM पे आ जाए तो वहां -kx के एक प्योर नंबर नहीं होता, वहां क्वांटिटी होती है, ठीक है। V0I R में R रेजिस्टेंस होती है और वो एक आपको पता है एक क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये था कि भाई जब भी कोई रिलेशन इक्वेशन में चेंज होती है तो वहां कांस्टेंट लगता है। ये वैसे एक जनरल को बात आ गई थी 10th के लेवल पे, मैंने आपको बता दी 9th-10th के लेवल पे। तो अब जो दोबारा 6th और 8th लेवल पे आते हैं, वो मैंने ये कहा बेटा कि प्रोपोर्शन दो तरह की होती है कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाए। जैसे मैंने कहा कि जो जो आप ये बढ़ाएंगे इनको पैसों को तो आपकी वो ऑब्जेक्ट्स बढ़ती जाएंगी, ठीक है। इसके कहते हैं बेटा डायरेक्ट वेरिएशन। क्या कहते हैं बेटा, डायरेक्ट वेरिएशन या प्रोपोर्शन। इसमें होगा ये क्वेश्चन कैसे आपके पास आएगा, ये क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अगर 2 रुपए के 10 पेन हैं, ठीक है, या 10 रुपए के 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 चीजें हैं, 2 रेजर हैं, तो 20 रुपए की कितनी रेजर होंगी, ये आपके पास क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है। इस तरह आएगा, ठीक है। ये इसमें भी आ सकता है 10:2 इज इक्वल टू 20:x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है। इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर ₹10 देन हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स यू कैन गेट फ्रॉम ₹20, ये क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा, ठीक है। तो जिन्हें एक ही क्वेश्चन को मुख्तलिफ अंदाज से किया जा सकता है। जब भी आपको इस प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहले चेक करेंगे ये डायरेक्ट या तो नहीं है, या इसका दूसरी टाइप है इनवर्स तो नहीं है। इनवर्स क्या है, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए। इनवर्स क्या है बेटा, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए। सॉल्व करना बाद में बताता हूं, पहले वो समझा रहा हूं। जैसे मिसाल के तौर पर, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे हम स्पीड को ले लेते हैं कि जितनी आप तेज स्पीड से जाएंगे बेटा आपका टाइम उतना ही कम लगेगा। तो वेलोसिटी आर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है बेटा। या इसको टाजू स्पीड बन जाती है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो अब देखें मैंने प्रोपोर्शनल के लिए ये क्या किया था आपको याद हो, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो देखें यहां डायरेक्टली में दोनों क्वांटिटी ऊपर होती है, इनवर्सली में एक क्वांटिटी ऊपर होती है दूसरी नीचे होती है, ठीक है। तो ये वैसे इनवर्सली का मैंने बता दिया आपको। इसका भी रूल वही है कि जब हटेगा तो यहां कांस्टेंट आएगा, यहां जो कांस्टेंट आएगा वो आपके पास s आएगा, v/s/t। ये स्पीड का फार्मूला भी है, ठीक है, फिजिक्स के अंदर। बहरहाल
तो आज मैं ये कर रहा था बेटा कि आपके पास दूसरी ऑप्शन हो सकती है इनवर्सली, इसलिए जब भी आपके पास आएगा तो इनवर्सली आपने डायरेक्टली पूछ जाएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स में यूं आता है 6th लेवल पर कि अगर एक कमरे को, ठीक है, अगर एक कमरे को 10 मजदूर, ठीक है, लेबर्स, ठीक है, 10 लेबर्स 2 डेज में तैयार कर सकते हैं। कितने डेज में बेटा? 2 डेज में तैयार कर सकते हैं। अगर एक कमरे को, ठीक है, 10 मजदूर 2 दिनों में 2 डेज में तैयार कर सकते हैं, तो अगर मजदूर 20 हो जाएं, अगर मजदूर 20 हो जाएं तो उसी कमरे को कितने दिनों में तैयार करेंगे? उसी कमरे को, ये 2 के साथ फिर मैं आपको इंशाल्लाह 3 के साथ बताता हूं, ठीक है। तो उसी कमरे को कितने दिनों में तैयार करेंगे, ठीक है। तो दैट इज योर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जो चीज नहीं बनोगी, जिसको हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ डिड, तो जहां भी लफ्ज आओ आएगा या फाइंड आएगा तो वहां आपको पता है आप वेरिएबल लगा ले देते हैं एक्स। तो ठीक है बेटा, 10 मजदूर एक कमरे को 2 दिन में तैयार करते हैं, 20 मजदूर उसी कमरे को, वो एक जो कमरा है उसको कितने दिनों में तैयार करेंगे, ठीक है बेटा। इसमें कमरा कांस्टेंट है, तो वो आगे मैं इसमें बात करता हूं। अब आपने देखने की रिलेशन कौन सी है। देखो बेटा, जब आपने यहां चेक किया था तो ये रिलेशन आपके पास डायरेक्ट थी, क्योंकि पैसे जूं जूं बढ़ रहे थे ऐसे ऐसे ही वो चीजें भी बढ़ रही थी। लिहाजा आप इसको ऐसे करें जैसे मैंने किया, तब भी आपका आंसर ठीक आएगा। देखें दोनों ऊपर है, या इसको नीचे कर दें, एक इसको भी नीचे कर दें और इसको भी नीचे कर लें, तो बेटा तब भी आंसर सेम आएगा। तो हमेशा मैं बच्चों को कहता हूं आप प्रेफर ऐसे करें जिसमें आपके पास एक्स ऊपर आ जाए, जिसमें आपके पास एक्स ऊपर आ जाए। ये मैं आपको करके बताता हूं, ठीक है। अब यहां इस रिलेशन पे आ जाए तो बेटा ये इनवर्स रिलेशन है। आप देख रहे हैं कि जाहिर बात है जितने मजदूर बढ़ेंगे उतने कम दिन लगेंगे, लिहाजा मजदूरों के बढ़ने से दिन कम होते जा रहे हैं। जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाए तो बेटा उससे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनवर्स रिलेशन या इनवर्स वेरिएशन, ठीक है बेटा। तो लिहाजा इसमें अगर आपने, चूंकि एक्स को हमेशा ऊपर रखना होता है, एक्स वाली टर्म को ऊपर इस तरह करके लिखेंगे, तो ये देखने गौर से देख लें बेटा, यहां एरो ऊपर लगाया तो आपने इस तरफ एरो को नीचे लगाना है। अगर यहां आपने दोनों एरो ऊपर या दोनों नीचे लगा दिए तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और बच्चे प्रोपोर्शन में यही गलती करके आते हैं बेटा, जब एमसीक्यूज आते हैं। आपको मैं बताया था उस दिन भी कि लेक्चरर का जिस जो मैथमेटिक्स का पेपर आया था ना KPPSC के अंदर, लेक्चरर और सब्जेक्ट का, आपको तो उस पर 45 एमसीक्यूज होती हैं, ठीक है। मैं वो भी तैयारी करवाता होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो 45 एमसीक्यूज होती हैं, तो 7 एमसीक्यूज बेटा आपको पता है वो 6, 7, 8 से हुई थी। 7 एमसीक्यूज 6, 7, 8 से, ठीक है। तो उसमें एक एमसीक्यूज ये भी थी। तो ये अक्सर को नहीं पता था कि इनवर्स ऑर्डर, चूंकि जाहिर बात है वो तो ये तो 8th लेवल के क्वेश्चन हैं, तो अक्सर 9, 10 और कॉलेज टीचर को जो होता है उनको 9, 10 कॉलेज की मैथ्स आती है, तो लिहाजा बेटा 6 और 8 की मैथ्स आपको बेस्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसमें बड़ा ख्याल कीजिएगा। अगर डायरेक्ट हुआ तो दोनों एरोस ऊपर लगाने, अगर इनवर्स हुआ तो एक एरो ऊपर एक एरो नीचे। किसके ऊपर किसके नीचे ये मर्जी होती है, लेकिन हमारी कोशिश हो कि जहां एक्स हो उसको ऊपर करें ताकि एक्स ऊपर रहे और दूसरे वाले को नीचे करें, ठीक है। इसी तरह यहां देखें, मैं दोनों को नीचे करूं तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करूंगा जहां एक्स ऊपर आए मैं उस तरह दूंगा, ठीक है। ये मैं आपको 3-4 में सारे करके दूंगा ताकि आपको बात समझ आ जाए। अब देखिए मैं इसको हल करता हूं, सॉल्व करता हूं, ठीक है बेटा। अब देखें पहले इसको हटा देता हूं मजदूरों वाले को, ये डाइट वाले को सॉल्व करता हूं, ठीक है। समझ आ रही है बेटा? प्रोपोर्शनल का टॉपिक बहुत अहम है, इसमें से 1-2 एमसीक्यूज पक्की आती है। देखिए मैंने यहां देखें एरो ऊपर लगाया हुआ है, एरो ऊपर, तो आप इसको लिखेंगे 20/10, ठीक है। इसको हटा देता हूं, ये 20/10 आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है बेटा। ये देख लें, मैं आपके सामने लिख रहा हूं 20/10, यूं भी कर सकते हैं, 20:10 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे लिखा है। और देखें मैंने नीचे से ऊपर लिखा है ना, तो x ऊपर लिखूंगा x/2। मैंने आपसे कहा है कि आप ऐसे करें तब भी आपका आंसर यही आएगा। अगर कोई बंदा यूं कर ले 10/20, ठीक है, 10/20, लेकिन जब अगर उसने 10/20 किया तो फिर उसको 2/x करना पड़ेगा, x/2 नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नीचे किए तो दोनों नीचे करने पड़ेंगे, ऊपर किए तो दोनों ऊपर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है बेटा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट रिलेशन है, लिहाजा इसमें दोनों को ऊपर या दोनों को नीचे करना होगा। ये देखें मैंने इसको ऊपर किया
तो नीचे से ऊपर किया तो इसे भी नीचे से ऊपर किया, देखना x/2। जहाँ एरो होता है ना बेटा उसको यानी नीचे रखेंगे, जहाँ से ये शुरू हो रहा है ये नोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, ये देख लो। ठीक है, इधर से देखें बेटा, मैंने अब 10 को नीचे रखा है, 20 को ऊपर, तो ये 2 को नीचे और ये मर्जी है। ठीक है बेटा, इस बात ध्यान रखिएगा। लेकिन कोशिश करें कि x ऊपर हो, क्योंकि आपको x को फाइंड करना होता है, तो जिस चीज को फाइंड करना होता है वो ऊपर ठीक बेहतर होती है। ठीक है, अब 2 आपको नहीं चाहिए, आप 2 को वहां लेके चले जाएं, साइड चेंज होने से साइन चेंज होते हैं, 20/10 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, यहां 0 0 से कैंसिल हो जाएगा बेटा, x 2 2 4 हो जाएगा। कितना आसान है बेटा, समझ आ गई बात आप सबको? ठीक है, ये थी डायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन। ठीक है, और इनवर्स का भी आ जाए तो बेटा इसी तरह करना है। ठीक है, अब देखिए ये सवाल जरूरी कि ऐसे ही आए, मैं एक और तरीका बता देता हूं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई अगर मैं आपको सवाल देता हूं, अगर 36 ठीक है ग्राम गोल्ड के अंदर, 36 ग्राम गोल्ड के अंदर 4 ग्राम की चांदी मिक्स्ड है, तो बताइएगा आप, क्वेश्चन है, तो बताइए कि आप 72 ग्राम गोल्ड के अंदर कितनी चांदी मिक्स होगी। ठीक है, या यूं भी हो सकता है कि अगर आपके पास 36 ग्राम में 4 ग्राम चांदी मिक्स है, तो आप बताएं कि 8 ग्राम चांदी के अंदर कितना गोल्ड होगा। देखा, क्वेश्चन चेंज कर लिया मैंने। अब ये क्वेश्चन आपको सुनाया हुआ तो आप परेशान हो जाए, भाई मैं इसमें डायरेक्ट इनवर्स ढूंढूं। नहीं बेटा, इस पे तो डायरेक्ट लगाएं, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये देखें, यहां डायरेक्ट लगा दें। देखें, आपने चलना है क्वेश्चन की नोयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं आपको बताऊं कि कम से कम इस एट द टाइम एट द स्पॉट 10 तरीकों से कर सकता हूं। ठीक है, इसको डायरेक्ट रिलेशन कर सकता हूं, डायरेक्ट रिलेशन से करता हूं, डायरेक्ट रिलेशन से कर सकता हूं। ठीक है, ऐसे कर सकता हूं, सिंपल रेशियो से कर सकता हूं, इसको सिंपल रेशियो से भी किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो बहुत से तरीकों से हो सकता है। तो आपके पास वहां सिर्फ मैंने पहले कहा लेस देन 1 मिनट है, आपने हमेशा शॉर्टेस्ट वे को चूज करना है। लॉन्गेस्ट वे भी होंगे, बहुत सारे वेज होंगे, शॉर्टेस्ट एंड द इजीएस्ट वे वुड बी योर टारगेट। आपका टारगेट जो होगा, गोल होगा, वो शॉर्टेस्ट वे होगा। तो देखो अब इसको ऐसे कर लेंगे कि 36 ग्राम जो आपके पास गोल्ड है उसके अंदर 4 ग्राम सिल्वर है, तो कितने ग्राम गोल्ड के अंदर 8 ग्राम सिल्वर होगी। उसको मैंने चेंज भी किया था पहले, इसको मैंने उधर कर दिया था। तो बेटा कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल। आपको यहाँ x चाहिए तो x को यहाँ ही छोड़ दें, 36 8 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ मल्टीप्लाई बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर रहे होते हैं। बेटा आपके पास लेस देन 1 मिनट कैलकुलेटर आपके पास होना नहीं है, लिहाजा आपने 4 को डिवाइड करके 4 1 4 4 2 z। देखें कितना आसान कर दिया मैंने आपके लिए। अब आपके पास अगर 72 कितना आसान हो गया। देखिए कैलकुलेशन में कोई टाइम नहीं लगा रहा मैं, ये चीज आप नोट करें कि सर कैसे कैलकुलेशन में कोई टाइम नहीं लगा रहे। अब आप क्या करें जी, वहां जाके 36 को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 पे डिवाइड करेंगे, आना फिर भी 72 ही है। तो फिर आप पागल है क्या? आप लंबे तरीके से जो मैंने जो तरीका बताया उसको फॉलो करें आप। ठीक है बेटा, ये चीज आपके पास आ गई जी। अच्छा, सॉल्व करने का तरीका डायरेक्ट हो, इनवर्स हो, इस फॉर्म में हो, इस फॉर्मेट में हो, तरीका ये है जिसमें अभी आपके साथ में कर लिया है। ठीक है बेटा, अगली बात, एक और बात, बड़ी अहम बात, वो बता रहा था मैं, वो पहले इनवर्स वाली बता देता हूँ, फिर 3 वालों को लेके आता हूँ। ठीक है बेटा, देखिएगा वो ये बात है जैसे मैंने आपको कहा था कि 10 मजदूर एक कमरा 2 दिन में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 मजदूर, ठीक है, वही कमरा कितने दिनों में तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। तो कितने मजदूर, ठीक है, तो एक दिन में अगर वो मजदूर कमरा तैयार करना चाहें तो कितने मजदूर होने चाहिए। ये देखा मैंने चेंज कर दिया। बात जो भी हो, लेकिन ज़हन में ये आना चाहिए आपके कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। तो जाहिर बात है ये इनवर्स है बेटा, लिहाजा इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचे करेंगे, क्योंकि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। तो अब इसको मैं देखें कैसे लिख रहा हूं, x/10। देखा यहां लिखा मैंने x/10। अब यहां 1/2 कभी लिखोगे बेटा, आप लिखोगे 2/1। देखा, उलट किया नहीं किया इसको। देखो x को भी ऊपर रखने की कोशिश की है, हालांकि मैं इसको भी 1/2 भी कर सकता था। अगर इसको 1/2 करता तो उसे 10/x करना पड़ता। ठीक है, क्योंकि इनमें उल्टा करना है। देख लो, ये डायरेक्ट इनवर्स में फर्क, ये बहुत बड़ा फर्क है बेटा। यहाँ अक्सर बच्चे गलती कर बैठते हैं और कहते हैं हमसे पता नहीं क्यों गलत हो गया, हम तो ठीक करके आए थे। सर में इंतहाई अहम टॉपिक कंपाउंड प्रोपोर्शन की तरफ आते हैं। कंपाउंड प्रोपोर्शन के अंदर 3 क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। यानी अभी आपने देखा ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के अंदर 2 क्वांटिटीज थी, यहाँ दो के बजाय 3 क्वांटिटीज होंगी।
उनका आपस में आपने रिलेशन मालूम करना होगा या उनमें से किसी एक को फाइंड करना होगा। मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको मिसाल दे देता हूँ कि 10 मजदूर हैं, वो 2 कमरों को 5 दिन में तैयार कर सकते हैं। तो अगर मजदूर 20 हो जाएं और उसी एरिया के 4 रूम तैयार करने हों तो उनके कितने दिन लगेंगे। अब देखा आपने गौर किया, इसमें 3 क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं, एक लेबर यानी मजदूर, फिर कमरे रूम और फिर डेज। तो लेबर रूम और डेज ये 3 क्वांटिटीज हैं। तो जब इन 3 क्वांटिटीज का आप कंपैरिजन करेंगे तो फिर उसे कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन में हमेशा, अब आपने मैं भी आपको पूरी सॉल्व भी करवाता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपने जब इन 3 चीज़ों में कंपैरिजन करना होगा तो एक को स्टैंडर्ड लेंगे। किसको स्टैंडर्ड लेंगे हमेशा, ये मैं अक्सर बच्चों को बता देता हूँ कि आपने उसको स्टैंडर्ड लेना है जिसमें आपने कोई पास एक अननोन वैल्यू है। उस अननोन वैल्यू के अकॉर्डिंग आपने बाकी 2 वैल्यूज को के अंदर डायरेक्ट और इनवर्स को कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे कि अभी इस एग्जांपल में हम करेंगे। मैं बता देता हूं कि 10 मजदूर, ठीक है, 2 कमरों को 5 दिन में, या हम कह सकते हैं 5 दिन में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 मजदूर ऐसे 4 कमरों को कितने दिनों में तैयार करेंगे। ठीक है बेटा, जब इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आ जाए, इसमें आप देखें 3 आगे, 10 मजदूर 2 कमरे 5 दिनों में तैयार कर सकते हैं, 20 मजदूर 4 कमरे, ऐसे ही 4 कमरे कितने दिनों में तैयार करेंगे। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, उनको नहीं पता होता। इसमें आप पता बेटा क्या करेंगे, किसी एक को स्टैंडर्ड ले लेंगे। आमतौर पे मैं हमेशा ये करता हूं, बच्चों को बताता हूं, आप x को स्टैंडर्ड लेंगे बेटा, x को मीन सेपरेट लेंगे, तो बाकी दोनों को उसके लिहाज से चेक करेंगे। हमेशा ये करना है आपने, जो आपके पास अननोन वैल्यू होगी उसको एज अ स्टैंडर्ड लेना है, बाकी दोनों को उसके लिहाज से कंपेयर करना है। जैसे दिनों को आपने कमरों के साथ कंपेयर करना है और दिनों को आपने लेबर्स के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, दिनों को लेबर के साथ तो आपने कंपेयर किया हुआ है कि जूं देखिए, पहले मैं लिखता हूं यहां x/5 इज इक्वल टू, अब आप कहते हैं जूं दिन बढ़ेंगे, अगर आपके दिन ज्यादा लग रहे हैं तो इट मीन मजदूर कम हो रहे हैं, लिहाजा इसका मतलब दिन बढ़ने इस बात की दलील है मजदूर कम होते जा रहे हैं, या दिनों का कम होना इस बात की दलील है मजदूर ज्यादा होते जा रहे हैं। लिहाजा देखिए यहां मैंने क्या एरो डाला है, ये 10/20। इसलिए अगर आपने x/5 लिखा तो आप यहां 10/20 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय। अब इन्हीं दिनों को, इन्हीं डेज को रूम्स के साथ कंपेयर करेंगे। अगर कमरे बढ़ते जाएंगे तो इसका मतलब आपके दिन ज्यादा लगते जाएंगे, लिहाजा दिन जो हैं कमरों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटा, इसलिए अब यहां लगाएंगे अपर का एरो। ये अगर आपको समझिए, कल दोबारा फिर समझाऊंगा, इसको बार बार रिकॉर्डिंग में सुनिएगा। ठीक है, आपने एक को स्टैंडर्ड लेना है, स्टैंडर्ड उसी को लेना है जहां आपके पास अननोन वैल्यू होगी, उसके लिहाज से पहले एक को चेक करना है बेटा। देखे मैंने लिखा x/5 इज इक्वल टू, गौर से देख लें, मैंने इज इक्वल टू लगाया हुआ है, बराबर का निशान लगाया हुआ है। ठीक है बेटा, हर चीज में गौर करना है, समझ आ रही बात। और उसके साथ आपने क्या किया, लेबर्स को कंपेयर किया, वो आपके पास इन्वर्सली थे, इसलिए x/5 को मैंने नीचे से ऊपर लिखा और 10/20 को ऊपर से नीचे लिखा। जबकि दिन बढ़ेंगे, दिन बढ़ने से बाद लीले कि कमरे बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा दिन और कमरे आपसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, लिहाजा कि आपने x/5 लिखा है तो आपको 4/2 ही लिखना पड़ेगा बस। अब यहां से आगे आप सिंपलीफिकेशन करेंगे, सिंपल 5 को वहां लेके चले जाएंगे, x इज इक्वल टू 10/20 मल्टीप्लाई बाय 4/2 मल्टीप्लाई बाय 5। जल्दी जल्दी कैंसिल कर लें बेटा, 0 0 से कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 1 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, क्या हो गया बेटा, 5 ही हो गया। 5 ही आंसर क्यों आया, क्योंकि जाहिर बात है कि आपके पास उसी के मुताबिक, याद रखिएगा आंसर सेम आ सकता है, क्योंकि इस वक्त मैंने रिलेशन ही कुछ ऐसी ली थी कि उसने 5 ही आना था। ठीक है बेटा, और भी चेंज हो सकते थे, यहां में कमरा 8 कर लेता तो फिर यहां आपके पास देख लेता और चेंज आ जाता। ठीक है बेटा, बहरहाल ये सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख लीजिए कैसे कि एमसीक्यूज आती हैं। थैंक यू सो मच, आई लव यू, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे।